जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे प्राचीन इतिहास के सीरीज का 10वां वीडियो है और वैदिक साहित्य का पहला भाग है। आज हम लोग वैदिक साहित्य के पहले भाग के अंतर्गत वेदों का अध्ययन करेंगे, यानी कि जो हमारे चारों वेद हैं उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, वैदिक साहित्य है क्या। जो वैदिक साहित्य है यानी कि वैदिक कालीन जो साहित्य है वैदिक काल के दौरान लिखे गए हैं। अगर इनके समय काल को देखें तो 1500 से लेकर 600 बीसी के बीच में रहा है, क्योंकि वैदिक काल का यही समय रहा। और इस दौरान जो भी साहित्य लिखे गए हैं उन्हें हम लोग वैदिक कालीन साहित्य कहते हैं। जो वैदिक कालीन साहित्य है बाद की रचनाओं के लिए फाउंडेशन का काम करती है, नींव का काम करती है। इसके अलावा वैदिक कालीन साहित्य आने वाली सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, कला के जो भी क्षेत्र रहे हैं उसके लिए भी फाउंडेशन का, नींव का काम करती है। और हम लोग देखेंगे कि ये वैदिक काल के दौरान जो भी साहित्य लिखे गए हैं एक जैसे नहीं लिखे गए हैं, इनमें विविधता हमें नजर आएंगी, जिसमें हमें वेद, ब्राह्मण, पुराण, आरण्यक और उपनिषद नजर आएंगे। इन सब चीजों के संबंध में यानी कि वैदिक कालीन साहित्य के संबंध में हम लोग एक परिचयात्मक जानकारी प्राप्त करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। अगर बात करें तो आरण्यक और उपनिषद, ये आरण्यक और उपनिषद ये दोनों वेद, पुराण एवं ब्राह्मण के विरोध में लिखे गए हैं। यानी कि वेद, पुराण एवं ब्राह्मण के खंडन एवं प्रतिक्रिया में ये आरण्यक और उपनिषद लिखे गए हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म हमें इसके बाद जैसे ही वैदिक कालीन साहित्य या वैदिक काल खत्म होता है तो हम लोग दो धर्मों को देखेंगे, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म नजर आएंगे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके अलावा एक और आता है षड दर्शन। बौद्ध, जैन और षड दर्शन का उदय वैदिक मान्यताओं को कमजोर पड़ने के बाद हुआ। जो भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो षड दर्शन है, षड दर्शन में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, ये सब देखेंगे आगे चल के। दर्शनों का उदय जो भी हुआ वैदिक मान्यताओं के कमजोर पड़ने के बाद हुआ है। इसके बाद हमें नजर आएगा कि वैदिक साहित्य में विविधता के साथ साथ परस्पर विरोधी विचार भी हमें नजर आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल वेदों के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो ये रहा उपनिषद का, थोड़ा सा देख लीजिए पिक्टोरियल फॉर्म, तो थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। ये ब्राह्मण का रहेगा, ये आरण्यक रहेगा, ये मत्स्य पुराण का चित्र है। तो ये सारी चीजें मैंने थोड़ा सा आप लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए, इन सब चीज़ों से परिचयात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए ये सब चीज़ें आपके लिए मैंने उपलब्ध कराया है। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं। वेद, जो वेद हैं वो चार वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? चार हैं। ऋग, उसमें सबसे पहला है ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये जितने भी है आगे के जो भी साहित्य लिखे गए उनके केंद्र के लिए काम किया। ये जो यानी कि जितने भी वेद है, जो ये चारों वेद जो है आने वाले जो भी साहित्य है उनके लिए सेंटर का काम करती है, केंद्र का काम करती है। ठीक है, आगे का साहित्य इसको उल्लेखित एवं विस्तारित करते हुए हमें नजर आएंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि जो भी वैदिक कालीन साहित्य रहे हैं भारतीय समाज के जीवन के केंद्र में रहे हैं। ठीक है, भारतीय समाज के जीवन के केंद्र में रहे हैं। तो और इसके अलावा हम देखेंगे जो भी वेद जो है चार, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये चारों वेद आने वाले साहित्यों के लिए केंद्र का काम करने के साथ साथ जो भी साहित्य लिखा जाएगा इन वेदों को खंडन करने के लिए भी आएंगे। यानी कि जो वेद हैं वो केंद्र का काम करते हैं आने वाले साहित्य के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि वैदिक कालीन साहित्य जो भी रहा है इसमें सबसे पहले अपना आता है वेद। सबसे प्राचीनतम के रूप में कौन सा आता है? वेद। तो वेद में सबसे पहला है ऋग्वेद, यानी कि सबसे प्राचीनतम वेद है जिसका रचना प्री वैदिक पीरियड में हुआ था, यानी कि पूर्व वैदिक काल में हुआ था। इसलिए पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो बाद के तीन वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, पोस्ट वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं वेद का मतलब क्या होता है, उसके बाद इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। जो वेद शब्द है विद धातु से बना है। किस धातु से बना है? विद धातु से निकला है। इसका वेद का मतलब हो जाएगा ज्ञान, यानी कि विद का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि जो वेद है ज्ञान के भंडार है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का सबसे प्राचीनतम साहित्य स्मृति पर आधारित था। उस समय जो भी वेद रचना गया, चाहे साहित्य रची गई, वो स्मृति पर आधारित थी। मतलब क्या हो गया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो एक दूसरे से ट्रांसफर के माध्यम से होता गया, माने कि याद करने का, लिखा नहीं गया था, इनका संकलन नहीं किया गया था। इनका संकलन आगे चल के गुप्त काल में होता है, यानी कि स्मृति पर आधारित थी हमारी जो प्राचीनतम साहित्य थी। और ये जो प्राचीनतम साहित्य है इनका जो संकलन हुआ गुप्त काल में हुआ था।
आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद जो हमारा रहता है प्राचीनतम और प्रथम वेद होता है। ठीक है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। एवं पूर्व वैदिक काल की जानकारी इसी आधार पर तैयार की गई है। और जो भी बाद में 3 वेद लिखे गए उत्तर वैदिक कालीन साहित्य, ऊपर का थोड़ा सा अभी रिवीजन भी हो गया। ऋग्वेद कालीन विचार, जो भी ऋग्वेद कालीन विचार है, हम लोग पिछले वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं, यानी जितने भी हम लोग पीछे पढ़े थे कि वैदिक काल की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक पक्ष जितने भी पढ़े थे, तो हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वेद कालीन विचार, धर्म, सामाजिक संरचना प्रगतिशील थी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जो भी चीजें आई धर्म के लोग लेकर, सामाजिक संरचना को लेकर, ये सारे के सारे प्रतिक्रियावादी साबित होती नजर आती है। ये सारा चीज मैं पढ़ा चुका हूँ, तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में 3 वेद के अलावा उत्तर वैदिक कालीन में हमने बताया ना कि उत्तर वैदिक में 3 वेद लिखे गए थे और पूर्व वैदिक में 1 वेद लिखे गए। उत्तर वैदिक कालीन में साहित्य में 3 वेद के अलावा ब्राह्मण, पुराण, महाकाव्य लिखे गए हैं। यानी कि 1000 के बाद 3 वेद लिखा गया और उसके अलावा ब्राह्मण लिखा गया, उसके बाद पुराण लिखा गया, महाकाव्य लिखा गया। महाकाव्य के अंतर्गत रामायण और महाभारत आते हैं। इसके बाद देखेंगे कि जो आरण्यक और उपनिषद होते हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे। आरण्यक और उपनिषद वैदिक कालीन सभ्यता और महान जनपद काल के बीच का पुल का काम करती है। जो आरण्यक होती है और उपनिषद होती है, वैदिक कालीन मान के चलते हैं 600 के बीच में हो गया, और उसके बाद महाजनपद काल शुरू हो जाता है। इनके बीच में ये समय रहता है, यानी कि पुल का काम, ब्रिज का काम करती है। ठीक है ना, इस दौरान इनकी रचना की गई है, पुल का काम करती है। यानी कि 600 से आगे बढ़ेंगे तो महाजनपद काल शुरू हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये उत्तर वैदिक जो भी साहित्य होते हैं, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के ये जितने भी हैं, ये वेद हो गए, चाहे वेद में ये वेद नहीं, ये पुराण और ब्राह्मण हो गए, ये उपनिषद हो गए, ये सारे के सारे आरण्यक, उपनिषद, ये सारे के सारे उत्तर वैदिक काल के सभ्यता के उत्तरार्ध में लिखा गया, यानी कि अंतिम समय पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वैदिक कालीन साहित्य का हम लोगों ने परिचय ले लिया। अब हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले वेद ऋग्वेद से। ऋग्वेद है, ये हमारा सबसे प्रथम वेद है। ऋग्वेद में क्या हुआ है, प्रकृति से प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद में ये जो हमारा ऋग्वेद है, इसमें प्रकृति से प्रार्थना के लिए श्लोक लिखा गया है। प्रकृति की प्रशंसा में श्लोक और मंत्र लिखे गए हैं, और भय से मुक्ति के लिए अनुरोध कैसे किया जाए इसके लिए भी इसके संबंध में बताया गया है। अगर इसमें श्लोकों की संख्या की बात करें तो 1028 है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ही दिमाग में रखिएगा। और ये जो अपना ऋग्वेद है 10 मंडलों में विभाजित है। जैसे कि मंडल का मतलब हो गया अध्याय, जैसे कोई बुक्स होती है ना, वो कितने अध्यायों में बटी रहती है, 10 बुक्स, 10 अध्यायों में, 12 अध्यायों में, 2 अध्यायों में। तो ये जो भी हमारा ऋग्वेद है 10 मंडलों में विभाजित है, और सबसे प्राचीन वेद है अपना ये ऋग्वेद है। ठीक है, यानी कि प्रथम और प्राचीन वेद है। इनके संकलनकर्ता की बात करें तो कृष्ण द्वैपायन है और वेद व्यास हैं। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे कि 2 से लेकर 7 मंडल जो भी हैं, ये पहले लिखे गए हैं। 2 से लेकर 7 मंडल पहले लिखे गए हैं, पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। उसके बाद देखेंगे कि तृतीय मंडल में, अगर विशेषताओं की बात करें इन मंडलों के, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र लिखे गए हैं। 7वां मंडल में 10 राग युद्ध के बारे में चर्चा किया गया। ये 10 राग युद्ध वो युद्ध होता है जो आर्यों और अनार्यों के बीच में हुआ है, और इसमें जो नेतृत्व करता रहे हैं सुदास नाम के राजा का, जो भी राजा रहे हैं उनका 10 अन्य राजाओं से युद्ध होता है। कहाँ पर, परुश्रणी नदी के किनारे, जिसे आज हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 राग युद्ध की चर्चा कहाँ मिलती है, 7वें मंडल में, और ये युद्ध आर्यों और अनार्यों के बीच में हुआ था। ठीक है, और पूरा का पूरा श्लोक कितने मंडलों में विभाजित है, 10 मंडलों में, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अगर थोड़ा सा विशेषताओं की बात करें तो इसमें ऋग्वेद का 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें क्या है टोटल, द 9th मंडला ऑफ द ऋग्वेद आल्सो कॉल्ड द सोमा मंडला हैज ए 114 हैंड्स इंटायरली, यानी 114 हैंड्स हैं। ऑल्दो ग्रिफ्थ मार्क्स 9.5 एज ए डेडिकेटेड टू द एपेरिस डिवोटेड टू सोमा पावा माना प्यूरिफाइंग सोमा। ठीक है, स्कैरेड पॉइजन ऑफ द वैदिक रिलीजन, ये 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। तो इसमें थोड़ा सा एक पार्ट लिखा हुआ था, मैंने आपको लिखकर छोड़ दिया। ठीक है,
फिर उसके बाद इसका 10वां मंडल आता है। 10वां मंडल किससे संबंधित है? पुरुष सूक्त से संबंधित है, और 10वें मंडल के संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। द 10th मंडला contains द पुरुष सूक्ता व्हिच एक्सप्लेन द 4 वर्णा। 4 वर्णों का हम लोगों ने पीछे चर्चा कर रखे हैं, जिसका जन्म होता है ब्राह्मण के मुख से, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण जन्म लेते हैं, क्षत्रिय उसके हाथ से आर्म से जन्म लेते हैं, वैश्य थाई से, और शूद्र फीट से जन्म लेते हैं। ऐसा इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, ये पुरुष सूक्त का पाठ रहा। अगर बात करें तो ये जो भी ऋग्वेद है, इसके रचनाकारों में ऋषि और मुनियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें अत्रि मुनि, अंगिरस, भारद्वाज, कन्नौ ऋषि, वशिष्ठ और विश्वामित्र शामिल है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसमें जो भी ऋग्वेद रहा, इसमें प्रार्थनाएं वायु, अग्निदेव, इंद्र और वरुण की स्तुति की गई है। ठीक है, इसमें उसके बाद इसके एक बात करते हैं ब्राह्मण दर्शन। ब्राह्मण जो जाति का सूचक भी है, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण दर्शन साहित्य का सूचक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यानी कि जो ब्राह्मण, यानी कि वैसा साहित्य जो वेदों की व्याख्या करता है, उसे हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। और ऋग्वेद के ब्राह्मण को हम लोग ऐत्रेय और कौस्तिकी के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा सा मस्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं सामवेद। यह गे है, मतलब ये गाने योग्य है। ठीक है, ये यहाँ पर हमें 7 सुरों का वर्णन मिलता है। यह गीतात्मक और संगीतात्मक है, और सामवेद का पाठ करने में ब्राह्मण को उद्गात्र कहते हैं। और एक चीज और थोड़ा ध्यान रखिएगा, सामवेद में ज्यादातर श्लोक कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद में से लिए गए हैं। इसमें ओरिजिनली बात करें तो मात्र 75 श्लोक है, बाकी के सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें संगीत एवं यज्ञ के बारे में लिखा गया है, और इसके 3 ब्राह्मण हैं, इसमें जैमिनी, पंचविश और षड्विश शामिल हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण ये क्या है? साहित्य है। ये क्या करता है? वेदों की व्याख्या करता है। यानी कि सामवेद का व्याख्या करने के लिए 3 ब्राह्मण हैं, जैमिनी, पंचविश और षड्विश। उसके बाद यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद पूरी तरह से कर्मकांड पर आ गए थे। ये कर्मकांड पर आधारित श्लोक की चर्चा यहाँ करता है। इसके अलावा कर्मकांड में प्रार्थनाएं, स्तुतियां, यज्ञ, बलि, पूजा के विधि विधान, रीति रिवाज सारे के सारे यहाँ पर हमें नजर आएंगे यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद में क्या क्या नजर आएगा? कर्मकांड, स्तुतियां, यज्ञ, बलि, पूजा के विधि विधान, रीति रिवाज के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होगी। और यजुर्वेद के ब्राह्मण को हम लोग शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला अपना और अंतिम वेद है अपना अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद अथर्ववेद का आज भी हमारे ग्रामीण समाज में जबरदस्त प्रभाव हमें दिखाई देता है। आज भी हम देखेंगे, देखिए गांव घरों में कहते हैं कि भूत प्रेत का इस पर साया है, तो यानी कि मोहन विद्या वहाँ पर शामिल है। सम्मोहित करने की विद्या हमें नजर आएगी। इसके अलावा रोगों को दूर करने की बात की जाती है, तो इसमें उल्लेख किया गया है कि कैसे रोगों को दूर करें, दुष्टों को कैसे नष्ट करें, जादू टोना, भूत प्रेत, ये सारे के सारे चीजें अथर्ववेद में हमें नजर आते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे आज भी हमारे ग्रामीण समाज में नजर आएंगे। और यहाँ तक आते आते, यानी कि अथर्ववेद की रचना के समय तक आते आते धार्मिक वर्ग में पुरोहित वर्ग का बहुत जबरदस्त प्रभाव होने लगा था अपने समाज पर। ठीक है, और इसके ब्राह्मण की बात करें तो इसका ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में। एक थोड़ा सा मैंने एक टेबल फॉर्म में आपको दे दिया है कि कौन किसका है। ठीक है, तो उपवेद, उपनिषद, आरण्यक, ये सारे के सारे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग एक लिस्ट के तौर पे देख लेते हैं और थोड़ा दिमाग में रहेगा। तो अगर बात करें तो वेद ऋग्वेद है, पहला वेद कौन सा? ऋग्वेद है। और इसके गाने वाले या पढ़ने वाले अध्येता को बोलते हैं होत्री, और इसके उपवेद को आयुर्वेद बोलते हैं, और इसके उपनिषद को कौस्तकी और ऐत्रेय, और आरण्यक इसके भी है कौस्तकी और ऐत्रेय। ठीक है, उसके बाद सामवेद का जो अध्येता है उसे उद्गाता कहते हैं, और इसका उपवेद है गंधर्व वेद, उपनिषद है केन और छांदज्ञ, और इसके आरण्यक है जैमिनी और छांदज्ञ। उसके बाद अगला अपना है यजुर्वेद, और इसके अग्रवायु, इसको पढ़ेंगे अग्रवायु, और इसके जो उपवेद है धनुर्वेद, उपनिषद है तैत्तिरीय मैत्रायनी। ठीक है, और आरण्यक है तैत्तिरीय और शतपथ। उसके बाद अथर्ववेद की बात करें तो इसके जो अध्येता है ब्रह्मा, उसके उपवेद को बोलते हैं शिल्प वेद, और इसके उपनिषद मांडुक्य, प्रश्न मुंडक और आरण्यक इसके नहीं है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से वेद का वो आरण्यक नहीं है,
तो अथर्ववेद। तो ये थोड़ा सा परिचय हुआ वेदों का, यानी कि वैदिक कालीन साहित्य के पहले भाग में हम लोगों ने वेदों के संबंध में अध्ययन किया। फिर आगे चल के हम लोग उपवेद क्या होती है, स्मृतियाँ क्या होती है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आरण्यक क्या होते हैं। ये सारे के सारे चीज अगले अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा परिचयात्मक जानकारी हो गया, ठीक है, वैदिक साहित्य का। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में हम लोगों ने वैदिक साहित्य का थोड़ा सा परिचय लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने बारी बारी से चारों वेदों के संबंध में अध्ययन किया था। तो आज भर इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये सब थोड़ा सा ये टेबल दिमाग में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सब के बारे में जानकारी हम लोग आगे चल कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।